शाह कोठी के कमरे में हल्की सी धूप खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। फर्श पर नरम और गहरे कालीन बिछे थे, दीवारों पर बड़े बड़े चित्रों के फ्रेम टंगे थे और कमरे के बीचों बीच एक शानदार सोफा रखा हुआ था। कमरे में हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, मगर फिर भी खदीजा बेगम अपने हाथ में पकड़ी झाड़न चलाती जा रही थीं। वह सफाई में इस कदर मशगूल थीं कि कदमों की आहट भी नहीं सुन पाईं। कुछ पल बाद अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वह चौंकीं। दरवाजे से फिरोज शाह अंदर आया। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी छाती और कसरती जिस्म का मालिक फोन कान से लगाए किसी से छोटी सी बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भरोसे से भरी हुई थी। कमरे में आते ही उसकी तेज नज़रें सीधे खदीजा बेगम पर पड़ीं। पल भर के लिए उसके चेहरे पर नापसंदगी आई, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। उधर खदीजा बेगम घबराकर झाड़न एक तरफ रख दी और जल्दी से दुपट्टे का पल्लू संभालते हुए सीधी खड़ी हो गईं। उसने मोबाइल बंद किया और उनकी ओर ध्यान दिया। इरादा सलाम करने का था, मगर उससे पहले ही वह घबराई हुई आवाज़ में बोली, शाह साहब, माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बताया गया था कि आप रात को आएंगे, इसलिए मैं अभी सफाई करने आ गई थी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। घबराहट के मारे उनकी जान गले में अटक गई थी। उन्हें यहाँ पर काम करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वह फिरोज शाह के नाम से भी डरती थीं। वह इत्मीनान से बोला, खदीजा अम्मा, मैंने आपसे कुछ कहा है जो आप इतना डर रही हैं? मैं भी इंसान हूँ, दरिंदा तो नहीं जो आप इतनी घबरा गईं। उन्होंने एक पल के लिए सर उठाकर देखा, मगर फिर नज़रें झुका लीं। वह कुछ कहता उससे पहले ही वह धीमी आवाज़ में बोलीं, साहब, यहाँ सब कह रहे हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हैं। मैं तो आपको इतना नहीं जानती, मुझे तो बस आपका नाम ही बताया गया था। और हैरानी है कि आपको मेरा नाम भी मालूम है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या आप मुझे जानते होंगे? वह चलते चलते सोफे पर बैठ गया और हाथ की उंगलियों से टेबल पर हल्की दस्तक देते हुए बोला, मैं अपने हर मुलाजिम को जानता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। वह ऐसा हरगिज़ नहीं था। हर नौकर को जूते की नोक पर रखता था, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। उनके साथ चाहकर भी वह बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता था। खदीजा बेगम ने सर हिलाया। उनके चेहरे पर झिझक और शुक्रगुजारी के मिले जुले जज्बात थे। वह सर झुकाए अदब से बोलीं, आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। वह कमरे से जाना चाहती थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि कैसे पूछें। अभी वह कुछ और कहती कि वह उन्हें देखते हुए बड़े गंभीर अंदाज में बोला, एक बात बताऊं, आपकी जवान बेटी है ना? अंदाज ऐसा था जैसे कोई मामूली बात हो रही हो, मगर आंखों की चमक साफ बता रही थी कि इस मुद्दे से बढ़कर कोई और बात नहीं है। वह चौंकी और तुरंत बोली, जी, एक बेटी है, अभी ग्रेजुएशन किया है। उनकी बात सुनते ही वह तुरंत बोला, तो आप अपनी बेटी से नौकरी क्यों नहीं करवाती? अगर वह ग्रेजुएट है तो उसे चाहिए किसी अच्छी जगह अप्लाई करे और अपनी माँ को सुकून से घर बैठाए। जी साहब, मेरा शौहर फौत हो गया है, बेटा नहीं है, पर बेटी को मैंने बहुत नाज नखरे से पाला है। मैं नहीं चाहती कि वह भी मेरी तरह लोगों के घरों में चाकरी करे। मेरी तो बस यही दुआ है कि या तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए या फिर किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांगा मैंने। वह नौकरी के लिए जगह जगह जा रही है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब मैं नहीं चाहती कि वह लोगों के घरों की चाकरी करे, इसलिए मैंने उसे घर बैठाया हुआ है। जैसे ही उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं सुकून से घर बैठ जाऊंगी। उनकी आवाज़ में एक माँ की कमजोरी भी थी और दुआओं की गर्माहट भी। फिरोज शाह ने गौर से उनकी बात सुनी, फिर ठंडे अंदाज में बोला, नाम क्या है आपकी बेटी का? जी, रोशाने। ये कहते हुए खदीजा बेगम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे बेटी का नाम लेते ही दिल को सुकून मिला हो। और क्यों न हो, वह इतनी प्यारी और हसीन थी कि कोई भी उसे देखकर दिल हार बैठता। फिरोज शाह ने पल भर ठहरकर फैसले वाले अंदाज में कहा, ठीक है, आप कल सुबह उसे मेरे दफ्तर भेजें, कुछ वैकेंसी है। अगर वह काबिल हुई तो मैं काम दे दूंगा। और आप इस उम्र में आ गई हैं, बेहतर होगा अब आराम करें। उसको कहिएगा वक्त पर आए, क्योंकि वक्त की पाबंदी न करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। खदीजा बेगम की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह लगभग कांपती आवाज़ में बोलीं, साहब, आप सच कह रहे हैं? खुदा आपको खुश रखे। मेरी बेटी के लिए यह मौका, ये तो मेरे ख्वाब से बढ़कर है। मैंने कई बार आपसे बात करने की हिम्मत की, लेकिन डर जाती थी कहीं आप बात का मतलब कुछ और न निकाल लें। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। फिरोज शाह ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा कार्ड है, सुबह इसके साथ आना या सिर्फ उसे भेज देना। खदीजा बेगम ने दोनों हाथों से कार्ड लिया, जैसे कोई कीमती अमानत संभाली हो। वह दिल ही दिल में दुआएं पढ़ती रहीं और फिर जल्दी से सलाम करके कमरे से बाहर निकल गईं। कमरा फिर से खामोश हो गया, मगर खदीजा बेगम के कदमों की चाल में वह हल्की सी खुशी और सुकून शामिल था, जो बरसों की मेहनत और दुआओं के बाद पहली बार नसीब हुआ था। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकेगी। रात के सन्नाटे में शाहकोठी से दूर खदीजा बेगम का छोटा सा मकान खामोशी में डूबा हुआ था।
बाहर गली के बल्ब की मध्यम रोशनी कमरे की खिड़की के पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में पुराने पंखे की घर्र घर्र के साथ खदीजा बेगम की आवाज़ और रोशानी के कदमों की आहट गूंज रही थी। रोशानी के चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा था। वह कमरे में जली भुनी बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थी। कभी चारपाई के पास आती, कभी खिड़की पर रुककर हाथ बांध लेती, फिर पलटकर दोबारा चलने लगती। आखिर तीखे लहजे में बोली, अम्मा, आपको क्या जरूरत थी सिफारिश करने की? आपको पता है, सिफारिश पर मिलने वाली नौकरी इंसान को सिर्फ जिल्लत देती है। वहां जाकर मुझे उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, हर बात पर जी हुजूर कहना पड़ेगा। मैं खुद नौकरी ढूंढ रही थी। आपने क्यों उनसे कहा? आपको पता है लोग बेवजह बातें बनाएंगे। वैसे भी मेरे ग्रेड्स पर बातें बनती थीं कि इनके ताल्लुकात बड़ी कोठी वालों से हैं, तभी ये अच्छे नंबर लाती है। अब नौकरी भी। अम्मा, आप हद करती हैं। मैंने आपको डिग्री की शुरुआत में ही कहा था कि आप अपने साहब से कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन आप सुनती ही कब है मेरी। वह वाकई नासमझ थी। हर कीमती लम्हे को इस तरह बर्बाद करती थी जैसे जिंदगी कोई मजाक हो। खदीजा बेगम ने गहरी सांस ली और चारपाई के कोने पर बैठकर अपनी बेटी को गौर से देखा। फिर थके हुए मगर सख्त लहजे में बोली, रोशाने, तुम्हें चाहिए कि उनका एहसान मानो, उनका शुक्रिया अदा करो। ऊपर से तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। चुप हो जाओ, बहुत कामचोर हो चुकी हो तुम। ये बोलो नौकरी नहीं करनी। तुम्हारी उम्र की बेटियां माओ को कितना सुकून देती हैं, खासकर पढ़ी लिखी लड़कियां। और एक तुम हो, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हें माँ नजर नहीं आती। तुम्हें कितनी मुश्किलों के बाद मैंने बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और जब मेरा वक्त आया है कि मैं अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी गुजारूं, तो अब तुम्हें मसले हो रहे हैं। रोशानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और ज्यादा खोलकर माँ को घूरा। अम्मा, फजूल बातें मत करें। और आप ऐसे कैसे मुझे कामचोर कह सकती हैं? मैंने कितनी जगह अप्लाई किया, कितने इंटरव्यू दिए, पर हर बार आप ही कोई ना कोई ऐब निकाल देती हैं। कभी कहती हैं यह कंपनी दूर है, कभी कहती हैं यहाँ के लोग अच्छे नहीं। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? और ऊपर से आप मुझे ज़बरदस्ती उस फिरोज शाह के पास भेजना चाहती हैं। सब कहते हैं वह बड़ा गुस्से वाला है, बेवजह जलील करेगा, छोटी छोटी बात पर ताना मारेगा कि नौकरी सिफारिश पर मिली है, मुझे वहां नहीं जाना। आपने मेरी इतनी नौकरियों को रिजेक्ट किया है, अब मेरी बारी है। खदीजा बेगम अपने दुपट्टे का पल्लू कसकर मरोड़ते हुए बोलीं, देखो, उल्टी बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं मानती हूँ ये नौकरी सिफारिश से है, लेकिन ये भी तो सोचो कि मैंने कौन से पैसे दिए हैं, न रिश्वत दी, न झूठ बोला। बस उनसे गुजारिश की थी और उन्होंने खुद तुम्हारे लिए ऑफर दी है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला, और मैं होती कौन हूँ उन पर दबाव डालने वाली। उन्होंने अपनी मर्जी से तुम्हें ऑफर दी है। अब तुम जाओ, मेहनत से इंटरव्यू दो। अगर वाकई काबिल हो तो नौकरी तुम्हारी, वरना हमारा नुकसान क्या है? लोगों ने साफ कहा है कि कुछ वैकेंसी है, अगर तुम काबिल हुई तो नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिना इंटरव्यू के तुम्हें नौकरी देंगे। कुछ तो दिमाग लगाओ। रोशाने ने मुंह फुलाया, दोनों हाथ कमर पर रखे और हल्की तंज भरी हंसी के साथ बोली, हाँ, पता नहीं अम्मा, न जाने वो किस किस्म का काम देंगे। आप हमेशा मुझे मुश्किल में डाल देती हैं। पता नहीं किस तरह मैं सब चीज़ें संभालूंगी। आप हमेशा मुझे मुश्किल में डालती हैं। वह और कुछ कहती, इससे पहले ही खदीजा बेगम बोली, मुश्किल में नहीं, बेहतर रास्ते पर डालती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चाकरी में गुजार दी, मगर तुम्हारे लिए चाहती हूँ कि इज्जत और सुकून का रास्ता बने। इसलिए कहती हूँ कि मौका हाथ से जाने नहीं देना। साहब की कंपनी बहुत बड़ी है, वहाँ पर सिर्फ एक आदमी काम नहीं करता है, बहुत लोग काम करते हैं। अगर तुम भी वहाँ काम करोगी तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। रोशाने ने थके हुए अंदाज में दीवार से टेक लगाई और आहिस्ता आवाज में बोली, पर मुझे डर लगता है अम्मा। अगर सब सच कहते हैं कि फिरोज शाह गुस्से वाला है, अगर उसने वाकई जलील किया, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे लोगों के सख्त रवैये अच्छे नहीं लगते। मुझे फौरन गुस्सा आ जाता है, तब मैं क्या करूंगी? खदीजा बेगम नरम लहजे में बोली, बेटी, जिल्लत मेहनत से नहीं आती, इंसान जब हार मान ले तब आती है। तुम बस अपनी इज्जत और सलाहियत से आगे बढ़ो, बाकी रब मालिक है। रोशानी ने एक पल माँ की आंखों में झांका, फिर मुंह दूसरी तरफ मोड़कर बेजारी से बोली, आप हमेशा अपनी बात को ही सही साबित करती हैं। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ कमरे में। फजूल में आप जब से अपने काम से आई हैं मुझे परेशान कर दिया है, कभी ये मसला कभी वो मसला। कितनी बार कहा है आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। यह कहकर वह तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरे की खामोशी में दरवाजे की आवाज़ देर तक गूंजती रही। खदीजा बेगम ने पीछे से हाथ उठाकर माथे पर मारा और आहिस्ता बड़बड़ाई, हाय रब्बा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, न जाने कब अकल आएगी इसको। छोटे मकान का आंगन सुनसान हो गया था, सिर्फ पुराने पंखे की आवाज़ और माँ के दिल का बोझ बाकी रह गया था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। फिरोज शाह के दफ्तर में हल्की रोशनियों का मेल और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा एक गंभीर सा माहौल बनाए हुए था।
बाहर शीशे की दीवार के पार मुलाजिम अपनी अपनी मेज़ों पर झुके हुए मशगूल दिखाई दे रहे थे, मगर अंदर केबिन में सुकूत और रौब छाया हुआ था। बड़े स्याह रंग के डेस्क पर फाइलों का ढेर और साथ में लैपटॉप खुला हुआ था। फिरोज शाह अपनी मखसूस कुर्सी पर आधा झुका हुआ तेजी से कागजात पर दस्तखत कर रहा था। कुछ ही लम्हों बाद उसके कलम की रवानी रुकी, जैसे किसी ख्याल ने अचानक दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। वह कुर्सी पर सीधा हुआ, गहरी सांस ली और मेज़ पर रखा इंटरकॉम उठा लिया। बटन दबाते ही खुश्क मगर साफ लहजे में बोला, इकबाल, मेरे केबिन में आओ अभी। अंदाज दो टूक था। दूसरी तरफ से सिर्फ एक मुकर्रर जी सर की आवाज़ आई और लाइन कट गई। फिरोज शाह ने अपनी उंगलियों से मेज़ पर हल्की हल्की दस्तक देना शुरू कर दिया। चेहरे पर सख्ती और आंखों में फैसले की चमक थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मैनेजर इकबाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियानी उम्र का, सुलझे लिबास में, माथे पर हल्का सा पसीना और हाथ सीने पर जोड़कर झुककर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम सर। वलैकुम अस्सलाम। फिरोज शाह ने सर्द निगाहों से उसे देखा और सीधा सवाल किया, कोई लड़की आई है? दुबली पतली, कम उम्र, बुरखे में? अंदाज मामूली था, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो मालूम हो जाता कि उसके चेहरे पर कितने रंग आए थे। इकबाल ने पलकें झपकाईं और हैरान अंदाज में सर नफ़ी में हिलाया। नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आई। क्यों, किसी को आना है? आज तक फिरोज ने कभी किसी लड़की के लिए इस तरह का सवाल नहीं किया था, इसलिए हैरानी जायज़ थी। फिरोज शाह ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और 2 उंगलियों से कनपटी दबाई, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, एक लड़की आएगी, मिस रोशाने नाम है। जैसे ही वह यहाँ आए, उसे सीधा मेरे ऑफिस में ले आना। कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही उसको बुलाया है। इकबाल ने फ़ौरन नोटबुक निकाली और कुछ लिखते हुए सर हिलाया। जी सर, ठीक है। और कोई हुक्म? फिरोज शाह का लहजा एकदम सख्त हुआ। और सुनो, मिस रमशा को कॉल करके कह दो कि अब उन्हें नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं। मैंने नई सेक्रेटरी रख ली है। हर आए दिन उन्हें कोई ना कोई मसला रहता है, कभी बीमारी, कभी शादी, कभी माँ की देखभाल। यहाँ पर मैं कोई दुकान खोलकर नहीं बैठा हूँ जो किसी भी शख्स को कुछ वक्त के लिए खड़ा कर लूँगा। ये एक कंपनी है जिसे चलाना मेरा फ़र्ज़ है और यहाँ काम करने वालों का भी, इसलिए उनसे माजरत कर लो। इकबाल चौंका। सर, लेकिन रमशा को निकालने के लिए प्रॉपर पेपर वर्क होगा, रिज़ाइन या टर्मिनेशन लेटर के बिना। फिरोज शाह ने उसकी बात काट दी, आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, इकबाल, मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। खड़े होकर मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो, बाकी तरीका तुम्हें आता है तो करो, वरना मैं किसी और को हुक्म दे दूंगा। तुम्हारे लिए भी अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। इकबाल पसीना साफ करते हुए जल्दी से सर हिलाकर बोला, जी सर, आपकी बात समझ गया हूँ, आप परेशान न हों, मैं आपके हुक्म के मुताबिक काम कर दूंगा। फिरोज शाह ने मेज़ पर हाथ रखते हुए और ज्यादा ताकीद की, और हाँ, एक बात याद रखना, ये लड़की कम उम्र की है, नौकरी का तजुर्बा नहीं होगा, इसलिए तुम उसे सब कुछ समझाओगे। रूल्स, डिसिप्लिन, दफ्तर में किस तरह रहना है, हर चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। मैं किसी भी किस्म की ढील बर्दाश्त नहीं करूंगा और फिजूल गोई से परहेज करना। इकबाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, जी सर, मैं पूरी रहनुमाई करूंगा। और कोई हुक्म? फिरोज शाह की आंखें और भी सख्त हो गईं। हाँ, और खासकर यह ऐलान कर देना, दफ्तर में कोई भी लड़का उसकी डेस्क के पास नजर नहीं आना चाहिए। अगर मुझे किसी का बेवजह वहां खड़ा होना नजर आया तो मैं नौकरी से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। मैं किसी भी किस्म की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, खास तौर पर उसके साथ। इकबाल कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर, अगर वो सेक्रेटरी है तो जाहिर है स्टाफ को उसके पास आना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के सिलसिले में, और आपसे राब्ता। फिरोज शाह ने मेज़ पर जोर से हाथ मारा। कमरे में गूंज पैदा हुई। इकबाल, मैंने कह दिया है और बस, कोई बहस नहीं। स्टाफ को अगर काम हो तो वो सीधा तुम्हारे पास आए, फिर तुम उसे देखोगे। उसकी डेस्क पर कोई भी लड़का नजर नहीं आना चाहिए। ये मेरा फैसला है। इससे किस तरह काम लेना है ये मेरा मसला है, तुम्हारा या स्टाफ का नहीं। जो हुक्म मैं दे रहा हूं, तुम्हें और स्टाफ के हर मेंबर को उसकी पासदारी करनी है, समझ आई? इकबाल के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो सीधा खड़ा हो गया और जल्दी से बोला, जी सर, जी बिल्कुल, जैसा आप हुक्म देंगे। उसको अच्छी तरह मालूम था कि अगर यहाँ वो बेवजह उल्टी बात करेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो अपना लहजा और अपना हर अंदाज खत्म इम्कान रखकर बात कर रहा था। फिरोज शाह ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, अब जाओ और अभी सब कर दो। जी सर। इकबाल ने सर झुकाकर जल्दी से सलाम किया और तकरीबन भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद फिरोज शाह ने गहरी सांस ली, पेशानी पर हाथ फेरा और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर आंखों में अब भी वही सख्ती और अंदर ही अंदर किसी अनदेखे इरादे की झलक बाकी थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। दिन के 12 बज चुके थे। उसे उस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, मगर वो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। खदीजा बेगम के कदमों की चाप सहन में गूंज रही थी। वो बड़बड़ाती हुई रोशानी के कमरे की तरफ बढ़ीं, हाथ से कमर दबाए जैसे थकन और गुस्से ने एक साथ उन्हें घेर रखा हो। दरवाज़ा जरा सा धकेला तो अंदर नीम अंधेरा था।
पुरानी छत के पंखे की घर्र घर्र में रोशानी की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। वो चादर में लिपटी गहरी नींद सो रही थी, जैसे दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद हो, मगर वो अब आज़ाद नहीं रह सकती थी क्योंकि फैसला हो चुका था। खदीजा बेगम दरवाजे के पास ही खड़ी होकर तल्खी से बोली, देखो इसके तमाशे। दिन ढलने को आया है मगर ये लड़की अभी तक सो रही है, हालांकि मालूम है आज उसको जाना है। क्या बनेगा इस लड़की का? इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली है, मगर इसको तो ज़रा टेंशन ही नहीं। मेरी सेहत का भी ख्याल नहीं है। इंसान को जब प्लेट में सजी सजाई नौकरी मिले तो फ़ौरन गले लगा लेना चाहिए, मगर मेरी औलाद, हाय खुदा, ये तो बस मुझे अजियत देने के लिए पैदा हुई है। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इसका दिमाग दुरुस्त कर दें, मगर क्या करतीं, हर तरफ से मजबूर थीं। वो धप-धप करती उसके बिस्तर के करीब पहुंची और झटके से उसके चेहरे से चादर खींच ली। उठ जाओ रोशाने, क्यों माँ को तंग करती हो? मैंने बड़े साहब से बात की है, अब अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। वो तुम्हारा दफ्तर में इंतजार कर रहे होंगे। तुम क्यों मेरी इज्जत को दांव पर लगाने पर तुली हुई हो? घर में इतनी परेशानियां हैं लेकिन इस लड़की को कोई अक्ल नहीं है। रोशाने ने बेचैनी से करवट बदला और आंखें मसलते हुए झुंझलाकर बोली, हाँ हाँ, मैं तो शहजादी हूं ना, और मेरा शहजादा वहां बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिजूल बातें मत कीजिए अम्मी, मुझे सिफारिश की नौकरी नहीं करनी। मैं अपने दम पर कुछ बनना चाहती हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि माँ ने सिफारिश करके नौकरी दिलाई है। मैंने इतनी तालीम ये सुनने के लिए नहीं की थी। मैं रात को ही आपको अपना फैसला सुना चुकी थी कि मैं उनके पास किसी कीमत पर नौकरी के लिए नहीं जाऊंगी। ये बात फिर आपको समझ क्यों नहीं आ रही? खदीजा बेगम ने दोनों हाथ कमर पर रखे और तेज लहजे में बोली, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। तुम क्यों इतना उल्टा सीधा सोचती हो? उठ जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे बस ये दुख है कि मैंने अपनी जवानी नौकरी करते करते गुजार दी। चाहती हूँ कि तुम्हारी अच्छी जगह नौकरी हो ताकि दहेज जोड़ सकूं और तुम्हें इज्जत से रुखसत कर सकूं। मेरे हाल पर रहम कर लो बेटी, मुझ बूढ़ी जान में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों के घरों की झाड़ू लगाऊं। कुछ तो माँ का ख्याल कर लो। रोशाने ने चादर झटक कर एक झटके से उठकर बैठ गई। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में गुस्सा और थकन दोनों नजर आ रहे थे। वो माँ को घूरते हुए बोली, आप हमेशा मुझे ब्लैकमेल करती हैं अम्मी, कभी अपनी सेहत का रोना, कभी दहेज का बहाना। आप अच्छी नहीं हैं, आप बस मुझे दबाना जानती हैं। वो वाकई झुंझला गई थी। वो तेजी से बिस्तर से उठी और जोर से कदम मारती हुई वॉशरूम की तरफ चल दी। दरवाज़ा धमाक से बंद हुआ तो कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। खदीजा बेगम ने बेबसी से छत की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर दुपट्टे का पल्लू माथे पर रख लिया। वो ज़ेर-लब बड़बड़ाई, चाहे जितना गुस्सा करें ऑफिस ज़रूर जाएगी, मेरा रब मुझे रुसवा नहीं करेगा। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक सुकून सा उभर आया था, जैसे दिल ने मान लिया कि बेटी लाख इनकार करे लेकिन माँ की बात रद्द नहीं करेगी। कमरे में फिर सिर्फ पंखे की घर्र घर्र बाकी रह गई थी और एक माँ की उम्मीद जो बेटी के जिद्दी रवैये के बावजूद बुझी नहीं थी। शाह इंडस्ट्री की बुलंदोबाला इमारत के शीशे धूप में जगमगा रहे थे। गेट पर सिक्योरिटी अहलकार मुस्तैद खड़े थे और अंदर दाखिल होते ही कॉरपोरेट माहौल का रौब इंसान के कदम बांध देता था। रोशाने ने जैसे ही बड़े गेट में कदम रखा, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। स्याह बुरखे में मलबूस, अपने बैग की पट्टी मजबूती से थामे, वो अंदर दाखिल हुई। वो न चाहते हुए भी खदीजा बेगम की बात मानने पर राजी हो गई थी। वसीया हाल में रिसेप्शन के अकब में बड़े बड़े लोगों और कंपनी के प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें लगी थीं। क्रिस्टल लाइटों की झिलमिलाहट और मुलाजिमों की तेज चाल उसे और भी घबराहट में मुब्तला कर रही थी। नज़र जैसे ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की पर पड़ी, रोशाने ने बेख्तियार अपनी चादर संभाली। रिसेप्शनिस्ट जदीद लिबास में, मेकअप किए हुए, एतमाद भरी मुस्कान के साथ अपने कंप्यूटर पर झुकी बैठी थी। रोशाने धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ी। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। वो इससे पहले भी कई जगहों पर इंटरव्यू दे चुकी थी, मगर आज से पहले इतनी बड़ी कंपनी में कभी नहीं गई थी। वो लहजा काबू में रखते हुए बोली, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रोशाने जुल्फ़िकार है, मुझे बुलाया गया है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने सर उठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में हैरत और हंसी की झलक थी, होंठों पर तंजिया मुस्कान उभरी। आप जैसी लड़कियों को यहाँ क्यों बुलाया जाएगा? उसने नखवत से कहा। रोशाने ने गहरी सांस ली, जब्त किया और नरमी मगर वकार से जवाब दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया है फिरोज साहब ने। आप उनसे पूछ लें ताकि मैं जा सकूं। मेरे साथ फिजूल गोई ना करें। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की हंसी दबाई, आवाज़ में तंज नुमायां था। देखिए महोदया, ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है जहां आप यूं खड़ी होकर सर का नाम ले लें और अंदर चली जाएं। ये शाह इंडस्ट्री है, यहाँ आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिरोज शाह से मुलाकात वो तो कई रियाजतों के बाद होती है। बेहतर है आप वापस चली जाएं, मेरा और अपना वक्त जाया न करें। रोशाने के लब भिंच गए मगर आंखों में चमक आ गई। वो संभल कर सीधी खड़ी हुई और धीरे मगर मजबूत लहजे में बोली, महोदया, आप मेरी बात सुन लें। किसी को उसके लिबास से जज नहीं करना चाहिए। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठी हैं, मगर आप में तमीज़ राय के बराबर भी नहीं। बेशक मैंने ढंपा हुआ लिबास पहना है, लेकिन तहजीब और वकार के मामले में आपसे ज़्यादा बाशूर हूँ। आप बस मिस्टर फिरोज़ को कॉल करें और बता दें कि रोशाने जुल्फ़िकार आई हैं। अगर वो मुझे पहचानते हैं और अंदर बुलाते हैं तो मैं जाऊंगी, वरना माजरत के साथ वापस चली जाऊंगी और दोबारा यहाँ का रुख भी नहीं करूंगी। वो अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करती थी।
रिसेप्शनिस्ट चंद लम्हों को साकित रह गई, फिर उसके लहजे के एतमाद ने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। उसने तेजी से इंटरकॉम उठाया और अंदर राब्ता किया। चंद सेकंड के अंदर उसका चेहरा बदल गया। जी सर, जी बिल्कुल, जी अभी भेजती हूँ। इंटरकॉम रखकर उसने नजरें झुका लीं। आवाज में अब नरमी और शर्मिंदगी थी। माफ कीजिएगा मिस रोशाने, मेरे पास आपका नाम दर्ज नहीं था, इसीलिए मैंने आपके साथ ऐसे बात की। बुरा मत मानिएगा और प्लीज सर से मेरी शिकायत नहीं कीजिएगा। उन्होंने बड़ी इज्जत से कहा है कि आपको ऊपर भेजूं। माजरत चाहती हूँ। रोशाने ने एक लम्हे को रुककर उसे देखा। आंखों में सख्ती और लबों पर तलखी थी। शिकायत तो मैं आपकी लाजमी करूंगी, क्योंकि आज आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो कल किसी और के साथ भी करेंगी। ये आपका रवैया आपके ओहदे के खिलाफ है। रिसेप्शनिस्ट फौरन बोली, नहीं प्लीज मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं वादा करती हूँ। मगर रोशाने ने एक कदम भी नहीं रोका। मजबूत कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट पीछे से मैडम मैडम पुकारती रह गई, लेकिन वो संजीदा चेहरे और दिल में मिक्स जज्बात लिए सीधा आगे बढ़ती रही। लिफ्ट के आईने में अपनी परछाई देखकर उसने एक लम्हे को गहरी सांस ली। दिल में अजीब सा डर और हौसला दोनों एक साथ जगह बनाए हुए थे। अब आगे वह लम्हा आने वाला था जिस पर उसकी माँ की दुआएं और उसकी जिद्दी अना दोनों इम्तिहान में पड़ने वाले थे। फिरोज शाह के केबिन का दरवाज़ा ऊंचा और भारी था। रोशाने ने गहरी सांस ली, एक पल रुकी, फिर धीरे से दस्तक दी। अंदर से ठंडी मगर मजबूत आवाज आई, आइए। वह हिम्मत बांधकर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने खुला हुआ कमरा था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां, एक तरफ बड़ी बड़ी फाइलों से भरी शेल्फें और सामने गहरे रंग की मेज जिस पर लैपटॉप खुला हुआ था। फिरोज शाह उसी लैपटॉप पर झुका तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। रोशाने के दाखिल होते ही उसने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली, जैसे किसी गैर अहम चीज को देख रहा हो, और तुरंत दोबारा स्क्रीन में मशगूल हो गया। अंदाज ऐसा था जैसे काम से ज्यादा जरूरी उस वक्त कुछ भी नहीं। रोशाने ने दिल ही दिल में दांत पीसे, सर झुकाकर बुदबुदाई, कितना घमंडी इंसान है, पता नहीं क्या सोचकर अम्मी ने मुझे इसके पास भेज दिया है, अब बेवजह इसकी गुलामी करूं। उसने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और अदब से बोली, अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे अम्मा ने भेजा है आपके पास। क्या आप मुझे नौकरी देंगे? लहजा लड़खड़ाया हुआ था, लेकिन अंदाज साफ था। फिरोज ने अब जरा तवज्जो से नजरें उठाईं। आंखों में गहरी संजीदगी थी मगर चेहरे पर सुकून। उसने हल्के से कुर्सी की तरफ इशारा किया, हम्मा बैठो। रोशाने घबराई सी आगे बढ़ी, कुर्सी आहिस्ता से खींची और एहतियात से बैठ गई। हाथ बैग पर कसकर जमे हुए थे। इतनी बड़ी कंपनी, इतना शानदार ऑफिस, न जाने क्यों उसका भरोसा धीरे धीरे ढीला हो रहा था। फिरोज ने अब साफ तौर पर उसे देखना शुरू किया। तो बताओ, नौकरी क्यों करना चाहती हो? वह बिना इंटरव्यू के नौकरी दे दे, ये मुमकिन नहीं था। रोशाने ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं ये जॉब करूं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं सेटल हो जाऊं, और मैं भी यही चाहती हूं कि अब वह आराम करें और मैं उनका सहारा बन जाऊं। फिरोज ने हल्की सी मुस्कान दबाई, फिर तंजिया अंदाज में बोला, तो मतलब अपनी खुशी के लिए नहीं, सिर्फ माँ को खुश करने के लिए ये नौकरी चाहिए आपको? रोशाने ने नजरें झुका लीं, मगर लहजे में हल्की सी तेजी आ गई। माँ की खुशी मेरी खुशी है, उनको सुकून देना चाहती हूँ। फिरोज ने कुर्सी की पीठ से टेकी लगाते हुए हाथ बांध लिए। पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? अब जब नौकरी हथेली पर सजाकर दी जा रही है तो लेने के लिए आ गई हो। वह जानबूझकर उसे उकसा रहा था। रोशाने के होंठ कस गए। उसने नजरें उठाकर सीधे उसकी तरफ देखा और सर्द लहजे में बोली, मर्जी है सर, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं खुद अपनी मेहनत से ढूंढ लूंगी। किसी के एहसान की मोहताज नहीं हूं। पढ़ाई जब अपने बलबूते पर कर सकती हूं तो नौकरी भी ढूंढ ही लूंगी। कमरे की फिजा में पल भर को खामोशी छा गई। फिरोज ने हल्का सा सर झटका, फिर धीमी मुस्कान के साथ बोला, तुम खदीजा अम्मा की बेटी हो, इस निस्बत से तुम्हें मैं यह मौका दे रहा हूं। सेक्रेटरी की पोस्ट है, जिम्मेदारियां टाइम टेबल सेट करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना और अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखना। सैलरी 50,000 होगी। काम के मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती, और जहां गलती करोगी वहां डांट की जिम्मेदार भी तुम ही होगी, इसलिए अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखना। रोशा ने तल्ख लहजे में बोली, अगर सिर्फ निस्बत की वजह से दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए। न जाने क्यों वह बेवजह उससे अटक रही थी, शायद गुस्सा था जो वह उस पर निकालना चाहती थी। फिरोज ने अब सीधी नजरें उस पर जमाईं, जैसे उसकी जिद का जायजा ले रहा हो। लहजा नरम मगर मजबूत था। तुम्हारी काबिलियत देखनी है, इसलिए सवाल करूंगा, बाकी फैसला तुम पर छोड़ूंगा। यहां रहना है तो आजिजी से रहना होगा, वरना जा सकती हो। उसने एक पल को नजर उठाकर देखा तो वह अब खामोश हो गई थी। उसने नोटबुक खोली और सवाल शुरू किए, अगर एक ही वक्त में 3 मीटिंग शेड्यूल हो जाएं तो किसे तरजीह दोगी? अब वह नॉर्मल सवाल कर रहा था ताकि इंटरव्यू पूरा हो सके। रोशाने ने संभल कर जवाब दिया, जिस मीटिंग का ताल्लुक सीधे कंपनी के प्रोजेक्ट या बिजनेस डील से होगा उसे पहले रखूंगी, बाकी को रीशेड्यूल किया जा सकता है। फिरोज ने हल्का सा सर हिलाया, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें रात देर तक काम करने को कहूं तो? रोशाने फौरन बोली,
ज़रूरत पड़ी तो करूँगी, लेकिन रोज़ का उसूल नहीं होना चाहिए। इंसान मशीन नहीं होता और मैं एक लड़की हूँ। लड़कियों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। फिरोज़ के चेहरे पर एक पल को खुशगवार हैरानी उभरी। वह कलम घुमाते हुए बोला, दिलचस्प, तुम में भरोसा है। रोशानी ठंडे लहजे में बोली, भरोसा ज़रूरत से पैदा होता है सर। जिंदगी ने सिखाया है। वह हर लफ्ज़ संभल कर अदा कर रही थी। फिरोज़ ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर नरम लहजे में बोला, ठीक है, तुम्हें ये नौकरी मिल गई है। रोशानी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं उभरी। उसने बस हल्की सी सरसरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शुक्रिया, मगर याद रखें, यह फैसला आपका था। मैं अपनी मेहनत से अपनी जगह साबित करूंगी, इसलिए मुझे सिफारिश का ताना नहीं दिया जाएगा। फिरोज़ ने नजरें झुकाते हुए कलम मेज पर रखा और आहिस्ता से बोला, उम्मीद है ऐसा ही होगा। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन दोनों के बीच एक न दिखाई देने वाला तनाव और अनकही बातें हवा में तैर रही थीं। फिरोज़ के अंदाज में नरमी झलक रही थी, मगर रोशानी के लहजे में अब भी तल्खी और नफरत मौजूद थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसने अगले दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया। एक हफ्ता उसे काम करते हुए बीत गया। वह अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन अभी भी गौस्सा उसकी नाक पर सजा हुआ था। यह बात उसकी अना को गवारा नहीं थी कि उसे नौकरी सिफारिश पर मिली है। एक हफ्ते बाद दफ्तर की फ़ज़ा हमेशा की तरह पुरसुकून थी। कंप्यूटरों की टिक टिक और फाइलों के पलटने की आवाज़ें माहौल में घुली हुई थीं। रोशानी अपनी डेस्क पर बैठी थी, सामने खुली हुई फाइल में हिसाब किताब के कॉलम तरतीब दे रही थी। हाथ कलम की रफ्तार के साथ साथ चल रहे थे, मगर मेज़ के कोने पर रखी छोटी प्लेट में नमकीन धीरे धीरे गायब हो रहा था। कभी वह एक सफ़हा लिखती, फिर उंगलियों से नमकीन उठाकर मुंह में डाल लेती। उसकी मासूम सी आदत ने उसे बेखबर रखा था कि कमरे के पिछली तरफ से सख्त और गहरी आवाज़ आने वाली है। अचानक फिरोज शाह की आवाज़ गूंजी, बुलंद और काटदार लहजे के साथ, मिस रोशाने, ये दफ्तर है, नमकीन की दुकान नहीं। आइंदा यहाँ कोई खाने पीने की चीज़ मत लाइए। एहतियात किया करें, आपका यह बचपना मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मेरी पार्टी का कोई मेंबर आकर आपको इस माहौल में देख ले तो मेरी कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, आपको ज़रा एहसास है? दफ्तर में जैसे खामोशी की बिजली दौड़ गई। तमाम निगाहें एकदम उस पर मरकूज हो गईं। क्लर्क, टाइपिस्ट और दूसरे मुलाजिम सबने एक लम्हे को अपने हाथ रोक लिए और उसकी तरफ देखने लगे। रोशानी के हाथ कांप गए। उसने प्लेट आहिस्ता से सरकाई और कांपती हुई आवाज़ में सर झुकाकर बोली, सर माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी, आप देख सकते हैं। फिरोज शाह का लहजा और सख्त हो गया। आप काम करें या न करें, मुझे परवाह नहीं है। लंच टाइम में आप कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन ऑफिस के वक्त में यह सब तमाशा नहीं होगा। ये जगह आपका घर नहीं है, ये काम की जगह है। प्रोफेशनल तरीके से चलिए, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसका आखिरी जुमला चाकू की तरह दिल में उतर गया। फिरोज तेज कदमों से पलटा और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। पीछे रोशानी ने बमुश्किल अपने आंसू रोके। वह अपनी जगह से उठी और जल्दी जल्दी गैलरी तक पहुंची। बाहर निकलते ही जब्त टूट गया। आंखों से गर्म आंसू टप टप गिरने लगे। वह हिचकियों को रोकते हुए दीवार से टेकी लगाकर बुदबुदाई, ये खबीस खुद को समझता क्या है, बेवजह सबके सामने जलील किया। इस जहरीले नाक की नौकरी करने से बेहतर है कि मैं भीख मांग लूं। अब यहाँ नहीं आऊंगी, बस बहुत हो चुका। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रुमाल से आंसू साफ किए और वापस डेस्क की तरफ पलटी। वहां पहुंचते ही कलम उठाया और सफ़ेद कागज़ पर इस्तीफे के अल्फाज लिखने लगी। जुमले सीधे मगर सख्त थे। लिखते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ वह अपनी कैद से आज़ाद हो रही हो। चंद लम्हों बाद खत मुकम्मल हुआ। उसने गहरी सांस ली, कागज़ को फोल्ड किया और मजबूती से पकड़कर फिरोज शाह के केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मामूली सा जवाब आया, आइए। वह धीरे कदमों से अंदर दाखिल हुई। फिरोज शाह अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर वही संजीदगी, मगर आंखों के कोनों में छुपी एक अजीब सी चमक। रोशानी ने खामोशी से खत मेज पर रखा और नजरें उठाकर बोली, मैं आपके पास नौकरी नहीं करना चाहती। आप में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सबके सामने एक मुलाजिम से किस तरह बात की जाती है, आप में यह सलाहियत ही नहीं। मैं जा रही हूँ। फिरोज शाह ने खत पर एक नज़र डाली, मगर नज़रें ज्यादा देर उस पर नहीं टिकीं। उसका ध्यान उसके लहजे की तलखी और आंखों की नमी पर था। रोशानी पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में था कि पीछे से वही गहरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, क्या मैं आपको वाकई जहरीला नाग लगता हूँ मिस रोशानी? रोशानी के कदम लम्हे भर को रुके। उसने आंखें सख्ती से बंद कीं, दिल पर जब्त किया, मगर कोई जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। पीछे फिरोज शाह की आंखों में एक गहरी मुस्कान उभरी। उसने आहिस्ता से खुद कलामी की, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। कमरा फिर खामोश हो गया, मगर उसकी मुस्कान में एक नया खेल छुपा हुआ था, जैसे रोशानी की मासूमियत और जिद दोनों ने उसके अंदर कुछ जगह दिया हो। वह सीधा अपने घर की तरफ बढ़ी थी, इस बात से अनजान कि उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश तैयार खड़ी है। पूरा रास्ता उसने फिरोज शाह को कोसा था।
एक छोटी सी दूरी तय करके वह अपने घर पहुंच गई थी। घर का दरवाजा धकेला तो अंदर के सन्नाटे ने उसे गले लगा लिया था। रोशानी के कदम वहीं थम गए। माँ का बिस्तर खाली, कालीन पर पर्दा बेतरतीब पड़ा था। वह तेजी से कमरे की ओर दौड़ी और अगला लम्हा सांस रोक देने वाला था। खदीजा बेगम जमीन पर उल्टे मुंह पड़ी थीं, दुपट्टा आधा हटा, चेहरा नीला पड़ा हुआ। रोशानी के पैर लड़खड़ाए, वह गिरे हुए जिस्म के पास झुकी और चौंके हुए अंदाज में उनके माथे को छुआ। पूरा जिस्म ठंडा हो रहा था। अम्मी, अम्मी, आंखें खोलो अम्मी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। खदीजा बेगम बेहिस किसी जवाब के बिना पड़ी रहीं। रोशानी ने मोबाइल बैग से निकाला और कांपते हुए हाथ से एम्बुलेंस को कॉल किया। कॉल के बाद हर लम्हा एक सदी जैसा लग रहा था। पड़ोसियों ने मदद की, दरवाज़ा खोला गया, एम्बुलेंस पहुंची और चंद मिनटों में वह अपनी माँ को लेकर अस्पताल की ओर भागी। इमरजेंसी वार्ड का हाल ठंडा, सफ़ेद रोशनी से चमकता हुआ था। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रोशा ने जल्दी से उनकी तरफ लपकी। डॉक्टर, वो कैसी हैं? ये खातून कौन है आपकी? रोशा ने घबराकर बोली। मेरी माँ है। मैं ऑफिस गई हुई थी, वापस आई तो ये ज़मीन पर गिरी हुई थीं। इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। मिस, आपकी वालिदा को मेजर हार्ट फेल हुआ है। फ़ौरन ऑपरेशन होगा। अगर तुरंत सर्जिकल इंटरवेंशन न मिला तो सूरत हाल बहुत नाजुक है। वह हाथ जोड़ते हुए बोली, डॉक्टर कोई रास्ता तो होगा, मैं कुछ भी कर लूँगी, बस मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज़। उसकी हिचकियाँ निकल रही थीं। डॉक्टर ने कागजात उठाए और आहिस्ता से बोले, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, मगर यहाँ के कुछ उसूल हैं। सर्जरी के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए दरकार होंगे। अगर आप ये रकम वक्त पर जमा नहीं करवा सकें तो हम सर्जरी शुरू नहीं कर सकते। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, वक्त सरस्ताए कम है। ये अल्फाज जैसे जिस्म में छुरा घूंप गए थे। 15 लाख, ये अल्फाज मुट्ठी में जलती हुई आग जैसे लगे। रोशानी के होंठ कांप उठे। वह घबराहट में उठ खड़ी हुई और भारी सांसों के साथ बड़बड़ाई, 15 लाख? हमारे पास तो 15,000 भी नहीं है। खुदा, ये कैसे मुमकिन है? कुछ लम्हे वह गहरी खामोशी में वहीं खड़ी रही और अगले ही पल उसके जहन में फिरोज शाह का चेहरा उभरा। वह बिना कुछ सोचे अस्पताल से बाहर दौड़ी, रिक्शा रोका और उसमें बैठकर शाह इंडस्ट्री की तरफ रवाना हो गई। दिल में मिले जुले जज्बात, डर, शर्मिंदगी और एक अजीब सी उम्मीद जो उसके अंदर जल उठी थी, और वह बस अपने रब से दुआ मांग रही थी, मेरे मालिक, रहम कर, मेरी मुश्किलात हल कर दे, मेरी माँ को कुछ न हो। लंबी मुसाफत तय करके वह कंपनी पहुंच गई। उसे किसी ने नहीं रोका। वह सीधे फिरोज शाह के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़ी रोशानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने की बारीक बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज आई, आओ। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने फिरोज शाह अपनी घनी भौहें सिकोड़कर फाइलें देख रहा था। नजरें ऊपर उठीं तो उसके चेहरे पर हैरानी की झलक उभरी, जैसे ये आमद उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। रोशान एक कदम दर कदम चलती हुई मेज़ के करीब आ गई। होंठ सूखे थे, आवाज़ कांप रही थी। कुछ बोलने से पहले ही आंखों से आंसू छलक पड़े। वह हाथ जोड़कर आहिस्ता से बोली, सर, मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हार्ट फेल हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी के बिना वो बच नहीं सकती। 15 लाख रुपए दरकार हैं। वह हिचकियों के बीच बोली, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुस्सा करके यहाँ से गई थी, उस पर शर्मिंदा हूँ। आज मैं अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए आपसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज़ सर, मेरी मदद कर दीजिए। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है सर, प्लीज़। फिरोज शाह कुर्सी से पीछे टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सा तजस्सुस झलक रहा था। वह परसुकून लहजे में बोला, फिलहाल उनकी हालत कैसी है और वो किस अस्पताल में है? रोशानी ने कुछ लम्हे नज़रें झुकाए रखीं, फिर धीरे से बोली, सरकारी अस्पताल में है। हालत बिगड़ रही है। सर्जरी तुरंत ज़रूरी है, वरना शायद देर हो जाए। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिरोज शाह ने कुछ देर सोचा, फिर आंखों में सख्ती के साथ बोला, पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मुझे इसमें क्या मिलेगा? रोशानी के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। हैरत के साथ उसने उसकी तरफ देखा, मगर खुद पर काबू पाते हुए टूटी आवाज़ में बोली, जो आप कहेंगे वो मैं कर लूंगी, लेकिन प्लीज़ अभी मेरी माँ की जान बचा लीजिए। फिरोज शाह के होठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कान आई। वह मेज़ पर कोहनी टिकाकर आगे झुका और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे एक रात के लिए खुश करो। बदले में न सिर्फ 15 लाख दूंगा, बल्कि तुम्हारी माँ का इलाज सरकारी नहीं, सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में कराऊंगा। रोशानी के कानों में जैसे बम फट पड़ा। उसने अविश्वास और नफरत से उसकी ओर घूरा। फिरोज शाह के बारे में उसने सुना था कि वह गुस्से का तेज है, मगर ये घिनौनापन,
उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके होंठ कांप उठे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि वह फिर बोला, सोच लो, वक़्त ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। हाँ कहो तो अभी सब कुछ हो जाएगा, वरना वहाँ दरवाज़ा है, तुम जा सकती हो। रोशाने के कदम लड़खड़ाए। वह सर झुकाकर आंसू बहाने लगी। फिर हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, सर, मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, खुदा के लिए मेरी मदद कर दीजिए। फिरोज़ ठंडे लहजे में बोला, यही ज़माना है, जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगी, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। वह कुछ देर खामोश रही, फिर कांपती आवाज़ में बोली, ठीक है, अगर यही शर्त है तो आप मुझसे निकाह कर लीजिए। उसके बाद अपनी ख्वाहिश पूरी करके तलाक दे दीजिएगा। लेकिन निकाह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी आखिरी बात है। फिरोज शाह ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। लम्हा भर की खामोशी के बाद उसने हामी भरी। चलो ठीक है, निकाह रात को होगा। तुम्हारी माँ का इलाज अभी शुरू करवा देता हूँ। रोशानी की सांस जैसे वापस आई। वह हिचकियाँ रोकते हुए आहिस्ता से बोली, शुक्रिया, शुक्रिया सर। और बिना पीछे देखे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। केबिन से बाहर निकलते ही उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और सीधा अस्पताल की ओर भाग पड़ी। दिल में बस एक ही दुआ थी, या खुदा मेरी माँ को बचा ले। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। रात की ठंडी हवा अस्पताल के कॉरिडोर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सफ़ेद दीवारों पर मध्यम रोशनी जल रही थी और फजा में दवा की तेज गंध फैली हुई थी। रोशाने एक बेंच पर बैठी दोनों हाथों में मुंह छुपाए लगातार दुआ मांग रही थी। अभी कुछ देर पहले ही सर्जरी पूरी हुई थी और खदीजा बेगम को आईसीयू में ले जाया गया था। उसकी आंखों के हल्के सूज गए थे, होंठ सूखे थे और दिल डर के बोझ से दबा हुआ था। अचानक पास ही से भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी, क्या इरादा है, चलो निकाह के लिए। रोशाने ने चौंक कर सर उठाया। सामने फिरोज शाह खड़ा था, हाथ आराम से जेबों में डाले हुए, जैसे वह यहाँ अस्पताल में नहीं बल्कि किसी कारोबारी मुलाकात में आया हो। उसकी आंखों में अजीब इत्मीनान और लहजे में हुक्म का असर था। रोशाने घबरा कर खड़ी हो गई। बेयकीनी से उसे घूरते हुए कांपती आवाज़ में बोली, आप यहाँ कैसे? फिरोज शाह ने भौं सिकोड़कर तंजिया मुस्कान के साथ कहा, यह सब मेरे लिए मुश्किल नहीं है। निकाह का इंतजाम हो चुका है मेरे फार्म हाउस पर, और हाँ, वहीं पर शादी की पहली रात भी होगी। रोशाने का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और आंखों में आंसू लिए बोली, आज मेरी माँ की सर्जरी हुई है, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं कल आ जाऊंगी, प्लीज़ आज नहीं। फिरोज शाह का चेहरा लम्हा भर को संगीन हुआ। वह एक कदम आगे बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, ये मेरा मसला नहीं है। यहाँ अब तक मेरे 35 लाख लग चुके हैं, मुझे उसका मुआवजा चाहिए। एक लम्हा लगेगा और तुम्हारी माँ का इलाज रुक जाएगा। रोशाने के जिस्म पर जैसे बिजली गिरी हो, आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये सब गलत है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं होती। फिरोज शाह ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे उसके अल्फाज उसके लिए सिर्फ शोर हों। वह ठंडे लहजे में बोला, ये सारी बातें मेरे नज़दीक फिजूल हैं, अपने अल्फाज जाया मत करो, बेहतर है चुप रहो और मेरे साथ चलो। यह कहकर वह रुख मोड़कर अस्पताल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंजी। रोशाने के आंसू बहते रहे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई उसके पीछे चल पड़ी। उसके दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, या खुदा, यह आजमाइश कब खत्म होगी? लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कुदरत ने उसकी ज़िंदगी के लिए जो फैसला लिखा है वह उसके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा हसीन है। अभी वह उस सच्चाई से बेखबर थी और सिर्फ फिरोज शाह के पीछे अपनी टूटी हिम्मत और आंसुओं के साथ कदम बढ़ा रही थी। फार्म हाउस की रात की फिजा पुरसुकून थी। आसमान पर हल्की रोशनी बिखरी थी। लॉन में जलती लाइटें ख्वाबनाक सा मंजर बना रही थीं। रोशाने जैसे ही कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, वह लम्हा भर को ठिठक गई। कमरा फूलों से सजा हुआ था। लाल और सफ़ेद गुलाब हर कोने में अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। छत से नरम रोशनी वाला झूमर लटक रहा था, जो पूरे माहौल को दिलकश और रूमानी बना रहा था। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वह हैरत अज़दा निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि वह वाकई इसी दुनिया में खड़ी है। अचानक उसकी नज़र फिरोज शाह पर जा टिकी, जो खामोशी से आगे बढ़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी मखमली डिबिया थी, जिसे खोलते ही अंदर से चमकती हुई अंगूठी नजर आई। रोशाने की सांस जैसे रुक गई। वह हैरत से इस अमल को देख रही थी। फिरोज शाह गहरी लेकिन नरमी से भरी आवाज़ में बोला, रोशाने, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे आज सच कहना है। तुम्हारी माँ को नौकरी की ऑफ़र मैंने जानबूझ कर दी थी। मैं तुम्हें पहले से जानता था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी बहादुरी ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया था। रोशाने ने हैरत से पलकें झपकाईं। दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। वह धीरे से बोली, यह सब आप सच कह रहे हैं? और जो शर्त आपने रखी थी वह? फिरोज ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए गहरी सांस ली। वह शर्त भी जानबूझकर थी। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, तुम्हारे किरदार को परखना चाहता था। रोशाने, यकीन जानो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ।
ये सब कुछ, ये सारा इंतज़ाम सिर्फ तुम्हें प्रपोज करने के लिए किया है। रोशानी की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, क्या वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या यह भी एक आजमाइश है? फिरोज़ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये कोई आजमाइश नहीं, ये मेरा दिल है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत जो शायद लफ्ज़ों में कभी बयां ना कर सकूं। जब तुम मुझसे लड़ती हो, रूठती हो या डट जाती हो, तब भी तुम मुझे सबसे खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी आंखों की सच्चाई और तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने मुझे कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में तुम्हारा साथ हो। रोशानी के होंठ कांपे। वो धीरे से बोली, लेकिन आपने कहा था निकाह। फिरोज़ ने मुस्कुराकर बात पूरी की। हाँ, निकाह हम तब करेंगे जब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और तुम्हारी खुशी तभी पूरी होगी जब तुम्हारी माँ स्वस्थ होंगी। आज बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हाँ कह दो। ये अंगूठी मेरे दिल की गवाह बन जाए कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। रोशानी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिल के किसी कोने में जो बोझ बरसों से था, वो जैसे उतरने लगा था। कुछ लम्हों बाद उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। फिरोज़ ने नरमी से उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। रोशानी टूटी हुई आवाज़ में बोली, हाँ, मैं मानती हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगूंगी। फिरोज़ ने सुकून भरी सांस ली, जैसे बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। वो खड़ा हुआ और रोशानी के आंसू पोंछते हुए बोला, अब ये आंसू खुशी के होंगे, गम के नहीं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। रोशा ने सर झुकाकर मुस्कुरा दी। लम्हा भर के लिए दुनिया की सारी तकलीफें जैसे गायब हो गईं और बाकी रह गया सिर्फ एक दिल का सुकून और एक मोहब्बत की शुरुआत। वक्त और तेज़ी से गुजरता गया। 2 महीने बाद उनका निकाह धूमधाम से हुआ और वो रुखसत होकर अपने शौहर की कोठी में आ गई। कमरे की फिजा में दुल्हन के कमरे की खास खुशबू बसी हुई थी। गुलाब और मोगरे के फूलों से सजा कमरा मध्यम रोशनी में ख्वाबनाक लग रहा था। रोशाने दुपट्टे के नीचे घूंघट में सिमटी बैठी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे पूरे कमरे में सुनाई दे रही हों। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल एक अजीब सी बेचैनी और खुशी के इम्तिजाज में घिरा हुआ था। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और फिरोज शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट रोशाने के कानों में गूंजी तो वो और सिमट गई। फिरोज ने कमरे को एक नज़र देखा और फिर आहिस्तगी से उसके करीब बैठा। उसने मोहब्बत से हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाया। रोशानी का चेहरा सामने आते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर गई। वो कुछ लम्हे बिना पलक झपके उसे देखता रहा, जैसे बरसों की प्यास को एक नज़र में बुझाना चाहता हो। रोशाने, वो धीरे से बोला, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन हो। रोशाने ने घबराकर नजरें झुका लीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिरोज उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। शायद तुम्हें हैरत हो, लेकिन मैं तुम्हें तब से चाहता हूं जब तुम स्कूल जाती थीं। मैं तुम्हें दूर से देखता था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी अना, सब मेरे दिल पर नक्श हो गए थे। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, मेरी तड़प बढ़ती गई। मैंने खुद को रोका, लेकिन दिल को रोक नहीं पाया। तुम मेरे लिए हमेशा एक ख्वाब रही हो, और आज वो ख्वाब हकीकत बनकर मेरे सामने है। रोशानी की आंखों में नमी झलकने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, इन 2 महीनों में जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मेरी माँ का ख्याल रखा, मेरा हाथ थामा, मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे वो सुकून दिया है जिसकी हर लड़की आरजू करती है। आप सिर्फ मेरे शौहर नहीं, मेरे मोहसिन भी हैं। फिरोज उसकी बात पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मोहसिन नहीं, शरीके हयात। मैं तुम्हें हमेशा अपनी सांसों की तरह अजीज रखूंगा। मैं अकेला हूँ रोशाने, मेरी दुनिया में कोई नहीं। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने टूट कर चाहा है, और आज तुम मेरी हो। रोशाने ने धीरे से नजरें उठाईं। आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान थी। वो आहिस्ता से बोली, और आप मेरे हैं, हमेशा के लिए। फिरोज ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होंठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जड़ दी। रोशाने की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने हिचकिचाते हुए मगर एतमाद के साथ खुद को उसके करीब कर लिया। लम्हा लम्हा कुर्बत की शिद्दत बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। फिरोज के होंठों की नरमी रोशाने के होंठों पर बिखर गई थी। उसने उसे अपने बाहों के हिसार में भर लिया, जैसे अब कभी दूर नहीं होने देगा। रोशाने ने भी अपना वजूद उसके हवाले कर दिया। रात वो दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हो गए थे, एक जिस्म, 2 जान, एक एहसास, एक मोहब्बत। रोशाने के दिल में सुकून उतर आया कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र उसे उसकी मंजिल तक ले आया है, और फिरोज के दिल को वो सुकून नसीब हुआ जिसकी तलाश में वो बरसों भटकता रहा था। रात के सुकूत में उनकी सांसें और धड़कनें एक दूसरे में घुल मिल गईं। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंची और दोनों एक दूसरे में ढल गए थे।